हेलो एवरीवन। अब आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला की, मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला की। ठीक है, तो मौर्य काल में जो कला का विकास हुआ, चाहे वह स्थापत्य कला हो चाहे वह मूर्ति कला हो, वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक सुव्यवस्थित कला का विकास देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो मूर्ति कला हो या स्थापत्य कला हो, इसको राजा का भी आश्रय प्राप्त हुआ था। मतलब कि राजा के आश्रय में ही ये पली बड़ी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि उस समय किस तरीके के भवनों का निर्माण हुआ था, कैसी मूर्तियां बनती थी। क्योंकि देखिए, मौर्य काल की जैसे कि बात की जाए, सबसे पहले तो अशोक के स्तूप जीता जागता उदाहरण हम आज भी देखते हैं और लगभग हर कोई उससे परिचित है। क्योंकि जनरली जब हम कोई और काल पढ़ते हैं, उसमें मैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो वो चीज कई लोगों ने नहीं भी देखी हो। ठीक है, उसके बाद सारनाथ का स्तंभ, वो भी लगभग सबको पता है, क्योंकि जो उसका जो सिंह स्तंभ है वो तो हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक भी है ना, तो उससे भी ये आ जाता है। फिर उसके बाद ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, तो बात करें कि उस समय जब हमने देखा था कि मेगास्थनीज तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगास्थनीज के बहुत बाद तब एक तरीके से बोला जाए मौर्य वंश समाप्त हो चुका था। तब उसके कई सालों बाद एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फायान। ठीक है, उसका नाम क्या था? फायान। एक हिंसान भी आया था और फायान भी आया था। पहले फायान आया था, तो फायान की जैसे की जो पुस्तक है फूको की, उसमें उसने पाटलिपुत्र के जो भवन थे, जो महल थे, या जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो महल था जिसको राजप्रासाद बोला जाता था, उसकी सुंदरता का जो वर्णन किया है वो बहुत विशेष वर्णन है। उसमें उसने ये बताया है कि इस समय ऐसे भवन लगता ही नहीं है कि ये मानवों द्वारा बनाए गए हो। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ऐसे महलों का निर्माण तो बस देवताओं के द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसे महलों का निर्माण इंसान द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजा प्रसाद की ही बात करेंगे। राजा प्रसाद जो था वह महल था राजा के रहने के लिए, जो कि मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है। ठीक है, तो राजा प्रसाद की जो सुंदरता का वर्णन किया है वह फायान ने अपनी पुस्तक में किया है, मेगास्थनीज ने भी किया है। लेकिन फायान ने विशेषता ये बोला कि इतनी सुंदर कलाकृति मैंने आज तक नहीं देखी, कि वहां पर जो स्तंभ है उन पर सोने एवं चांदी की पॉलिश की गई थी और उसमें भी विभिन्न कलाकृतियां उकेरी गई थी। और इतनी सुंदर जो कला है वह मैंने आज तक नहीं देखी, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी मानव ने बनाया हो। ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने आके इस महल का निर्माण किया है। ठीक है, तो उस समय क्या था, राजा प्रसाद में जो स्तंभ थे उस पर सोने और चांदी की पॉलिश थी। ठीक है, क्या थी? सोने और चांदी की पॉलिश थी और उस पर सुंदर और कलात्मक आकृतियां बनी हुई थी। ये देखिए, ये फायान ने बोला है अपनी पुस्तक में, राजमहल का मनुष्यों द्वारा बनाया जाना तो असंभव सा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है इन्हें तो देवताओं ने ही बनाया होगा। ये इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। ये आपको ये लाइन जैसे मीन्स में अगर आता है तो ये आप लिखेंगे तो उससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस तो हमें लेना पड़ेगा कि वर्णन कहाँ पर है। जैसे कि जब मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था बताई थी तो उसमें हमने मेनली चाणक्य और मेगास्थनीज का ही लिया था, कि चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मुख्यतः फायान ने ज्यादा वर्णन किया है, तो उसका हमने लिखा है। आगे हिंसान का भी आएगा तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो बात हो गई राजा प्रसाद की। इसके बाद जो मौर्यकालीन भवनों की बात करें तो इस समय पाटलिपुत्र में विशाल और भव्य भवनों का निर्माण हो चुका था। राजा के लिए तो महल रहते ही थे, उसके अलावा जो उसके उच्च पदाधिकारी रहते थे, जो मंत्री रहते थे और जो व्यापारी गण रहते थे, उनके लिए भी विशाल विशाल भवन वहां पर थे और वह सब भी बहुत सुंदर थे। ऐसा नहीं है जस्ट टेम्परेरी घर बने हुए, जो व्यापारियों के भी जो घर थे वो भी महलों से कम नहीं थे, है ना। तो पाटलिपुत्र विशाल था और भव्य भवनों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? विशाल और भव्य भवनों के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर लकड़ी की प्राचीर थी। लकड़ी की प्राचीर, प्राचीर दीवार,
तो पाटलिपुत्र के चारों तरफ क्या थी? लकड़ी की दीवार थी और उसके चारों ओर खाई थी। मतलब कि कोई ऐसे ही नहीं नगर में प्रवेश कर सकता। चारों तरफ तो लकड़ी की खाई थी, है ना, और वो चारों तरफ तो क्या थी? लकड़ी की दीवार थी और फिर क्या थी? खाई थी। ठीक है। इसके बाद व्यापारियों के लिए भी विशाल भवन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ राजा का ही नहीं कि बड़ा महल था, व्यापारियों के लिए भी विशाल भवन यहाँ पर थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो पाटलिपुत्र जो है अपनी विशाल और भव्य भवनों के कारण प्रसिद्ध था, और जो यह सब जो भवन थे वह अपने आप में ही कला के एक बहुत बड़े मतलब उदाहरण थे। ठीक है। इसके बाद गुफाएं। जब मैंने आपको अशोक पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए मतलब जो भिक्षु थे उनके लिए बाराबंकी पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसने वह गुफाएं उनको दान में दी थी रहने के लिए। उसके बाद जो अशोक का जो पौत्र था उसने नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है। गुफाएं एक तो रहने के लिए बनवाई गई थी, दूसरी गुफा के अंदर कई सारे मंदिर आदि का भी निर्माण इसने करवाया था। ठीक है। अशोक ने बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों को कटवाकर भिक्षुओं को रहने के लिए गुफा का निर्माण करवाया था और उन गुफाओं में मंदिर भी बनवाए गए थे। ठीक है। इसके बाद बात की जाए स्तूप, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ये जो स्तूप बने होते हैं इनमें क्या रहता है? बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अस्थियों के ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ये जो स्तूपों का जो निर्माण चालू हुआ ये अशोक ने ही शायद स्टार्ट करवाया, और इसने बुद्ध और बोधिसत्वों की जो अस्थियां हैं उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां है? रायसेन जिले में है। ठीक है। सांची का स्तूप अपनी सुंदरता और कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यह विश्वव्यापी रूप से प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए और कलात्मकता के लिए। ठीक है। इसके बाद हेनसान ने और भी अन्य जगह के स्तूपों का वर्णन किया है। हेनसान की कौन सी थी पुस्तक? सीयू की, और फायान की फूको की। ठीक है। फायान की पुस्तक थी फूको की और हेनसान की पुस्तक थी सीयू की। ठीक है। इसने श्रीनगर, कपिलवस्तु, काशी, अयोध्या, प्रयाग, कन्नौज में भी बड़े बड़े स्तूपों का वर्णन किया है। ठीक है। इसके बाद बात करें स्तंभ और लाठ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक द्वारा जो निर्मित स्तंभ है वह एक अप्रतिम उदाहरण है। मतलब ये जो स्तंभ है यह एकात्मक प्रकृति के हैं, एक ही पत्थर के बने हुए हैं, इनमें बीच में कोई भी जोड़ नहीं है। ठीक है। और फिर इनके ऊपर किसी जानवर का जो है मुंह लगाया गया है, उसमें भी जो मेनली लगाया गया है शेर का, भैंस का और हाथी का। ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ शीश बने हुए हैं और इनके शीश के ऊपर सिंह, वृषभ या हस्ती मतलब हाथी आदि बने हुए हैं। ठीक है। चक्र भी बना है जो कि धर्म का प्रतीक है। इन स्तंभों पर बहुत अच्छी पॉलिश की गई है, जिससे कि आज भी इनमें मतलब स्तंभों में कोई भी चेंज नहीं आया। इतनी अच्छी पॉलिश है, उसकी चमक में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है। इसके बाद बात की जाए मूर्ति निर्माण कला। अब जो मौर्यकालीन जो मूर्तियां बनी थी वो मतलब एक तरीके से इतनी बिल्कुल ऐसी लगती थी कि बोल पड़ेगी। उनमें जो भावों का जो प्रकटीकरण है वो इतनी अच्छे से किया गया था कि उन मूर्तियों को देख के लगता नहीं था कि ये मूर्तियां हैं। बहुत बारीकी से उनके नैन नक्श, वो मतलब एक जो भाव आदि है कुछ बोलने का या कुछ दिखाने का, तो वो ऐसा लगता था कि कोई इंसान है और वो अभी बोल पड़ेगा। जो भगवान बुद्ध की इतनी सारी मूर्तियां मिली है वो बहुत सुंदर मूर्तियां हैं जो मौर्य काल की हैं। ठीक है। मूर्तियों में भावों का प्रकटीकरण बहुत ही बारीकी से किया गया है और इस समय भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बात की जाए लोक कला की, जो कि स्थानीय जनजीवन से संबंधित भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उनमें भी यक्ष
यक्षिणी की मूर्तियां बहुत सारी मात्रा में मिली हैं जो कि मौर्यकालीन है। इसमें से बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो आपका कंपेयर आ सकता है या फिर इसमें आएगा मैक्सिमम तो आपका 5 नंबर का आ सकता है, या फिर बड़ा अगर आएगा तो फिर ऐसे आएगा कि मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना भी आएगी, उसके बाद उसके साथ ये पूछा जाएगा, अकेला ये आपका 11 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें उतना ही लिखा है, लगभग ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, राजा प्रसाद आपका 3 नंबर में आ सकता है, फायान आपका 3 नंबर में आ सकता है, स्तूप आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है, हेन सांग आपका 3 नंबर में आ सकता है, फिर अशोक के स्तंभ आपके 3 नंबर में आ सकते हैं। इस तरीके से आपका 3 नंबर में इसमें आ सकता है। बात की जाए कि 5 नंबर में तो आ जाएगा कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वो 5 नंबर का ही बनेगा, 11 का नहीं बनेगा। 11 का जब बनेगा तो उसमें कुछ और भी पूछा जाएगा, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि जनरली 11 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वह 2 पार्ट में आंसर मांगता है, एक स्टार्टिंग में और एक फिर ये विस्तार में बताइए, या फिर इसका वर्णन करते हुए ये भी बताइए, इस तरीके से आता है ना। तो ये 11 में नहीं आएगा, 5 में आएगा। तो मैंने ये आपको बता दिया, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि मौर्यकालीन जो कला थी उसमें भी क्या है कि राजा प्रसाद जो वहां का महल था, इसका जो मेनली जो वर्णन किया है वहां किया है फायान ने, और उसने क्या कहा है कि ऐसे राजमहल का मनुष्यों द्वारा बनाया जाना तो असंभव सा प्रतीत होता है, इन्हें तो देवताओं ने बनाया होगा। इसमें जो महल था उसमें स्तंभों पर सोने तथा चांदी की पॉलिश की गई थी और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात की जाए भवन की, तो जो पाटलिपुत्र था वह विशाल और भव्य भवनों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत बड़े बड़े और मतलब बहुत भव्यता का, अच्छे वैभव का जो उदाहरण थे वह उस समय के महल थे। ठीक है, चारों ओर लकड़ी की प्राचीर होती थी और उसके चारों ओर खाई थी। ठीक है, फिर इसके बाद बात की जाए गुफाओं का, अपन ने कर ही लिया कि अशोक ने बनवाई थी बराबर की पहाड़ियों को काटकर। फिर स्तूप, बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अस्थियों के ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सांची का स्तूप जो है वह अपनी सुंदरता और कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्तंभ, अशोक के जो स्तंभ हैं, शीर्ष के ऊपर सिंह, वृषभ और हस्ती आदि बने होते हैं। चक्र भी बना होता है जो कि धर्म का प्रतीक होता है। यह एकात्मक प्रकृति के जो है होते हैं या स्तंभ होते हैं, मतलब एक ही पत्थर के बने होते हैं, इनमें कोई जोड़ नहीं होता और इनकी पॉलिश मतलब बहुत अच्छी पॉलिश है, जो जिससे कि आज भी इसमें कोई अंतर नहीं आया है। मूर्ति निर्माण का देख ही हमने, बहुत ज्यादा मतलब भावों का जो प्रकटीकरण है वो बहुत बारीकी से किया गया है। इसके बाद यक्ष तथा यक्षिणी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है जो कि सामान्य जनजीवन से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। बस एक टॉपिक बचा है इसमें, वो है मौर्य वंश के पतन के कारण। तो बस अब अगला जो है वो डाल देंगे, फिर इसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं। ओके।